everyone and welcome back to INCC channel. सो फाइनली 9 से 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है. आई नो बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है. बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स में हमें बताया है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है. तो पिछला वीडियो में वो पहले ही शूट हो चुकी थी लेकिन पोस्ट रिज़ल्ट के बाद हुई थी. सो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई थी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी चिंता करने की कोई बात नहीं हुई है. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, ना नॉरसेट बंद हुआ है ना आपकी मेहनत बंद होनी चाहिए. सो नॉरसेट अपना चलता रहेगा, आपकी मेहनत अपनी चलती रहे. एंड जो लोग लगातार कॉन्टीन्यूस पढ़ाई करते रहेंगे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा. सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हमारा टेम्परेचर तक. आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. टेम्परेचर के बाद ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है फीवर. ये हमारी वाइटल साइंस की आई थिंक 4th क्लास होने वाली है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीवर. सो व्हाट इज फीवर? टेम्परेचर ऑफ बॉडी मोर देन 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय माउथ इज नोन एज फीवर. फीवर की डेफिनेशन क्या है? ये हमारी फीवर की डेफिनेशन है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं. ठीक है. अगर और वो भी किस से? माउथ के थ्रू, नॉट एक्जिला. माउथ में अगर हमारा टेम्परेचर 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी फीवर. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीवर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. टाइप्स ऑफ फर्स्ट इज इनवर्स फीवर. इनवर्स फीवर क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट मॉर्निंग एंड मिनिमम एट इवनिंग. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो इवनिंग में होता है. ओके, वो हमारा इवनिंग में देखने को मिलता है. लेकिन इनवर्स फीवर में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है. इनवर्स फीवर में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है हमारा. ठीक है, इनवर्स फीवर में उल्टा हो जाता है. जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में तो बढ़ जाता है, मॉर्निंग में तो बढ़ता है लेकिन इवनिंग में कम हो जाता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं इनवर्स फीवर. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फीवर. कॉन्टिन्यूस फीवर क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन अ डे एंड इट डज नॉट कम टू द नॉर्मल. ठीक है, ये टेम्परेचर हमारा नॉर्मल नहीं आता है. ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. अगर सपोज 99.6 टेम्परेचर है तो वो कितना, इसमें अगर आप +2 कर दीजिएगा, इसमें अगर आप +2 कर देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 101.6 तक ही रहेगा. 101.6 से ज़्यादा टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ेगा. ठीक है, सब समझ गए? 101.6 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही हमारा टेम्परेचर दिन में बढ़ता है. रात में इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. ये रात में नॉर्मल हो जाता है लेकिन दिन में ये टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है. इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस फीवर. पूरा दिन ये फीवर जो है कॉन्टिन्यू रहता है एंड 2 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. समझे? नेक्स्ट इज फास्टिज्म फीवर. अच्छा, ये टेम्परेचर हमें कौन सी कंडीशन में, कॉन्टीन्यूस टेम्परेचर हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो जो कॉन्टीन्यूस टेम्परेचर होता है वो हम देखते हैं कॉन्टीन्यूस टेम्परेचर हम लोग देखते हैं टाइफाइड की कंडीशन में. कॉन्टीन्यूस टेम्परेचर हम लोग टाइफाइड की कंडीशन में देखते हैं. ओके, just give me a second. टाइफॉइड की कंडीशन में कॉन्टिन्यूस फीवर देखने को हमें मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा फास्टिज्म फीवर. फास्टिज्म फीवर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक हाईएस्ट लेवल पे रहता है. सपोज किसी को हाईएस्ट दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ा 101.6 टेम्परेचर बढ़ा है. ठीक है, तो वो 101.6 ही हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा.
कांस्टेंट रहेगा डे टाइम पे, 101.6 ही हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। अगर सपोज उनको वेरिएशन भी हुआ है 99.6, 98.6, लेकिन जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 99.6 तक ही रेज होगा। 101.6 उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगा। मतलब हाईएस्ट लेवल इन अ डे कांस्टेंट रहता है डे में, रात में नहीं, दिन में वो 101.6 के हाईएस्ट लेवल तक ही रहेगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज राइगर फीवर। राइगर फीवर इज अनकंट्रोल्ड शिवरिंग बाय अ क्लाइंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये हमें कौन से किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो मलेरिया में पेशेंट्स को हम लोग देखने को मिलता है राइगर फीवर, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जब भी किसी को हम मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं तो नॉर्मली भी हम लोग पूछ लेते हैं कि आप लोगों को शिवर तो नहीं होता, कपकपनी तो नहीं चढ़ती है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट इज स्टेज, ये टेस्ट करने से पहले है ना, कि अगर अपने कॉमन में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ राइगर फीवर। राइगर फीवर की कुछ स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज कोल्ड स्टेज, जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कोल्ड स्टेज क्या होती है? जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आई एम सॉरी, एक्चुअली दिस इज़ द न्यू ऐप समथिंग, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे अभी स्टार्टिंग में चलाने में हो रहा है। आई होप आई विल गेट यूज टू इट। सो स्टेजेस ऑफ राइगर फीवर इज, इसमें पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कोल्ड स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ओके, ठंड लगती है। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कवर द बॉडी ऑफ द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से पेशेंट का जो वो बॉडी है वो करेंगे, क्या करेंगे? कवर करके रखेंगे, या फिर जो भी कुछ उसने ओढ़ रखा, मतलब कुछ भी उसको हैवी चीज़ उड़ा देंगे। वार्म एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, वार्म एनवायरनमेंट, ठीक है। उसको अगर सपोज एसी नहीं चलाना है, पंखे बंद कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। ऑब्वियसली सर्दियों में हम पंखा चला के तो सोते नहीं, तो एसी कूलर वगैरह सब कुछ बंद कर देना है। हॉट बेवरेजेस प्रोवाइड करनी है ना। अब हॉट बेवरेजेस में क्या क्या है? जैसे कि टी, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरीके की बेवरेजेस हमें प्रोवाइड करनी है। अवॉइड करना है कि हम पेशेंट को कुछ भी ऐसा दें जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़े, ठीक है, जैसे कि कोल्ड मिल्क हो गया, ठंडा दूध हो गया, या आइसक्रीम टाइप हो गया। फीवर में सोचते हैं ना कि अरे टेम्परेचर राइज है तो चलो हम ना इसको थोड़ा आइसक्रीम दे देते हैं, बच्चा है चलो आइसक्रीम दे देते हैं। तो अगर राइगर फीवर होता है, उसमें अगर पेशेंट कोल्ड स्टेज में है, तो कभी भी उसको हम कोल्ड बेवरेजेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हॉट बेवरेजेस। हॉट बेवरेजेस क्या? जिसमें 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? ब्लैंकेट रिमूव कर देंगे पेशेंट का, ठीक है, ब्लैंकेट रिमूव कर देंगे पेशेंट का, या फिर अगर पंखा चला देंगे, स्विच ऑन द फैन फॉर हेल्पिंग द हीट लॉस। हीट लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको बहुत ज़्यादा हॉट स्टेज है, टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये, तो इसमें ऑब्वियसली उसको पसीना आएगा, है ना, पसीना आएगा हल्का फुल्का, उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्मी सी महसूस होने लगेगी। कोल्ड स्टेज में उसको सबसे पहले ठंड लगेगी, जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, रिकवर होने लगेगा, तो उसको गर्मी लगेगी। तो उसको जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह हमने प्रोवाइड किए हैं वो उसको हटा देंगे, ठीक है, ब्लैंकेट या फिर कुछ भी जो उसने चादर वगैरह ओढ़ रखी है वो हटा देंगे। फ़ैन को ऑन कर देंगे, या फिर हम पेशेंट को एसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? हीट लॉस मेथड के लिए कन्वेक्शन मेथड से, ठीक है। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट टेम्परेचर्स, इनडायरेक्ट मेथड होता है। क्या होता है ये? एक मिनट में आपको बताती हूँ। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड से जब हम इनडायरेक्ट मेथड से हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, इनडायरेक्ट मेथड होता है ये, इनडायरेक्ट मेथड होता है ये। इससे हम लोग क्या करते हैं? हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। जो कंडक्शन होता है, इसमें दो
चार तरीके के 3-4 तरीके के मेथड्स होते हैं। कंडक्शन एक और मेथड होता है कंडक्शन, उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट तरीके से हम लोग पेशेंट को हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट मेथड से जो है हम हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट कैसे, कुछ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ उसकी बॉडी पे डायरेक्ट वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका है, पंखा चला दिया, पेशेंट को पसीने आएंगे, वो हीट लॉस हो जाएगा उसकी बॉडी से, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट इज स्वेटिंग स्टेज। लास्ट स्टेज इज स्वेटिंग स्टेज। इसमें जो भी हॉट स्टेज के टाइम पे हमारा जो भी वो होता है ना, मतलब स्वेट वगैरह आता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट का ये हटा देते हैं, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह पेशेंट को हटा देंगे, उसके क्लोथ्स हम जो है पेशेंट के वो रिमूव कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, रिमूव नहीं सॉरी चेंज कर देंगे। अच्छा, क्यों चेंज करेंगे हम पेशेंट के क्लोथ्स, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है, पसीने से पूरे कपड़े गीले हो चुके होते हैं, उसको गर्मी और ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए जो क्लोथ्स हैं पेशेंट के वो हम चेंज कर देंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें मॉइस्चर। आई नो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी इस ऐप से पढ़ने में, बट डोंट वरी, विल गेट यूज टू इट। ओके, नेक्स्ट इज आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आईवी थेरेपी क्यों पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे? सी, अब पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को हुआ है स्वेट, पेशेंट को हुआ है स्वेटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, स्वेटिंग हुई है तो क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। लेट मी ट्राई टू राइट सम स्मॉल, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है, इस वजह से आईवी थेरेपी हम स्वेटिंग स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचा सके और उसका जो है एक नॉर्मल लेवल पे हम टेम्परेचर लेके आ सकें। ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारी किसकी, राइगर फीवर की। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी विच विल वी एक्सेप्ट इन अ क्लाइंट ऑफ फीवर। क्लाइंट, जब कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, अगर उसको फीवर होगा तो हम उससे क्या डेफिशिएंसी उसमें एक्सपेक्ट करेंगे। वाटर लॉस होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होगा या हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ आता है तो जो इसमें हमारी प्रायोरिटी होगी ना, हमेशा याद रखना, वो होती है हमारी वाटर लॉस। सबसे पहले वाटर लॉस होता है बॉडी से, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस अगर हमने बचा लिया तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट नहीं होंगे बॉडी से। लेकिन सपोज अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स में से ही ऑप्शन है, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो अगर इन सब में से ऑप्शन है या हम हाइपोमैग्नीसीमिया, ये 4 ऑप्शन है, तो हम किस ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, तो हम करेंगे हमारे हाइपोनेट्रीमिया पे, क्योंकि अगर वाटर के बाद जो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा अमाउंट में लॉस होता है उसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, वो होता है सोडियम, ठीक है, तो सोडियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले होगी हमारी बॉडी में। वाटर लॉस के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जो आएगा वो होगा हमारा हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट, माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर क्या होता है? अब माइल्ड फीवर होता है जिसमें 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, फीवर सिर्फ 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही पड़ेगा। अब ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वो है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की कंडीशन में माइल्ड फीवर ज़रूर देखने को मिलता है, ये सिर्फ टीबी की कंडीशन में, सिर्फ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता टीबी की कंडीशन में, रात को आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं। फीवर होता है, स्वेटिंग होती है, शिवरिंग होती है, ठीक है, ये हम ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में कौन सी कंडीशन है? 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट
टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिटवीन 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अच्छा, अब ये हम कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है जिसमें हमारा मॉडरेट है, तो वो क्या होगी, हमारी मेनिंजाइटिस। आप मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा होगा। मेनिंजिस, जो हमारी ब्रेन की मेनिंजिस होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग देखने को मिलता है क्या, देखने को क्या मिलता है, मॉडरेट फीवर। 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपर पायरेक्सिया। अब हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर हो गया है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पायरेक्सिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी इंजरी से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। अगर इंजरी हो जाएगी ना तो क्या होगा, इन्फेक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में। नो ओके, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड स्पंजिंग हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम कोल्ड अनीमा भी देते हैं। फीवर, हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में कोल्ड अनीमा, जब भी हम लोग अनीमा वाला यूनिट करेंगे उसमें ये टॉपिक आएगा कि कोल्ड अनीमा क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो कोल्ड अनीमा भी दे सकते हैं। आईवी थेरेपी, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टेम्परेचर लॉस है तो जब हम हमारी स्वेटिंग स्टेज में आईवी थेरेपी दे रहे थे राइगर फीवर में, तो इसमें क्यों नहीं देंगे, तो हम क्या देंगे, आईवी थेरेपी भी देंगे। डिहाइड्रेशन हो रखा होगा पेशेंट को, उससे भी प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है, वरना इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक ड्रग्स होंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द फीवर। These are the drugs which helps in reducing the fever, okay। अब अगर सपोज हमें पता है कि हम कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आया है, हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया का पेशेंट है और हम उसको क्या कर रहे हैं, हाइपर पायरेक्सिया का पेशेंट है और हम लोग उसको कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो कब तक हम उसको कोल्ड स्पंजिंग देंगे, ऐसे हाथ से लगा के थोड़ी देखेंगे कि भाई अब टेम्परेचर इतना हो गया है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोल्ड स्पंजिंग देते ही रहते हैं पेशेंट को। नहीं, एक टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है, 101 से कम हो जाता है, ठीक है। 100 to 105 में हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर हमारा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो हम कोल्ड स्पंजिंग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिसकंटिन्यू कोल्ड स्पंजिंग। डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। चलिए आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट इज रेमिटेंट फीवर। सो व्हाट इज रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन अ डे एंड इट डज नॉट कम टू नॉर्मल। वो टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट डज नॉट कम टू नॉर्मल, ठीक है। दिन के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस से कम कभी नॉर्मल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा हमारा बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 हो जाएगा, नहीं, वो 2 डिग्री बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फीवर। व्हाट इज इंटरमिटेंट फीवर, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई लेवल, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगा या सब नॉर्मल टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा एक रेगुलर इंटरवल पे। सपोज 2 आवर्स तक वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर बीच में 1 आवर जो है वो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो फिर वो 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए फिर से बढ़ेगा। एक ये रेगुलरिटी बढ़ी रहेगी। देखो
2 घंटे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, 1 घंटा वो स्टेबल रहा, फिर वो 2 घंटे दोबारा बढ़ा। ये साइकिल रिपीट होती रहेगी एक रेगुलर इंटरवल्स पे। ये टेम्परेचर का जो ये साइकिल है ये कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। और ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है? ये हमें देखने को मिल सकता है मलेरिया में। इंटरमिटेंट फीवर इज सीन इन मलेरिया। मलेरिया की कंडीशंस में हम ये बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फीवर देखते हैं कि भाई सपोज एक रेगुलर इंटरवल पे वो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, 2 घंटे बाद बढ़ गया या फिर 3 घंटे बाद बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता ही बढ़ता है। नेक्स्ट इज पेल एब्स्टियन फीवर। पेल एब्स्टियन फीवर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंज फीवर। इसको हम स्ट्रेंज फीवर भी कहते हैं, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर अकर्स, ठीक है। अलग अलग टाइम पे कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, लेकिन एवरी वीक इट इज़ अकॉर्डिंग टू वीकली, वीक के अकॉर्डिंग वो बढ़ता और घटता रहता है। कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है? कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है हमें? वो है लिम्फॉइड कैंसर। अगर किसी पेशेंट को लिम्फॉइड कैंसर है तो उस कंडीशन में हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड कैंसर की कंडीशन में इस तरीके से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज डेफरवेसेंस। अब डेफरवेसेंस क्या होता है? अब यहाँ तक तो हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर था। डेफरवेसेंस होता है प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और डिक्लाइनेशन होता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्राइसिस और एक होता है लाइसिस, ठीक है। अब क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस क्या होता है? सडन डिक्रीज, सडन डिक्लाइन कह सकते हो, या सडन डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। एकदम से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाना, सडन डिक्रीज। जैसे सपोज पेशेंट को 101 फीवर था, एकदम से वो 97.2 पे आ गया, इसको हम कहेंगे क्राइसिस, ठीक है। एकदम से। ये भी अब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू क्राइसिस, ठीक है, एक होता है ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस, ओह शिट, जस्ट अ सेकेंड, या एक होता है हमारा ट्रू और एक होता है फॉल्स। ये 2 टाइप के क्राइसिस डेफरवेसेंस हम देखने को मिल सकते हैं। क्राइसिस में क्या होता है? पेशेंट को भी बेनिफिट होता है, पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, इससे पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, कुछ ना, उसका टेम्परेचर कम आ रहा है तो मतलब वो ठीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर, उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, उसकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं हो रहा, वो एक तरीके से ठीक हो रहा है। ये हम ट्रू क्राइसिस में कहते हैं। फॉल्स क्राइसिस में पेशेंट को कोई भी फायदा नहीं होता। फॉल्स टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती, तो इससे पेशेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना फॉल्स क्राइसिस से। ओके, नेक्स्ट इज लाइसिस, ठीक है। अब क्राइसिस में क्या था? एकदम से सडन डिक्रीज, ठीक है। लाइसिस में क्या होता है? सडन डिक्रीज नहीं होता है, स्लोली डिक्रीज होता है हमारा टेम्परेचर, ओके। हाँ, लाइसिस में क्या होता है? जिगजैग मेथड में हम क्या कह सकते हैं? हमारा जिगजैग मेथड में हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। सपोज 101 है तो फिर 100 होगा, फिर धीरे धीरे 99.7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे 99.7 से 98.6 होगा। एक जिगजैग मेथड, एक पैटर्न से अच्छी तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ओके। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। कैसे हम टेम्परेचर असेसमेंट कर सकते हैं? अगर कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है, तो एक रेगुलरिटी में हम कह सकते हैं कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ना पेशेंट को फीवर है ना कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार मॉर्निंग में चेक कर लो और एक बार इवनिंग में चेक कर लो,
ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो एवरी फोर्थ आवरली हमें उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना है। और अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो आर्ली टेम्परेचर मॉनिटर करना है, आर्ली हर घंटे मेजर करना है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर असेसमेंट करते हैं। अब हमारी बॉडी सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि हम क्विकली रीड आउट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी सिस्टम्स में, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ये क्वेश्चंस आते हैं बॉडी सिस्टम चेंजेस से तो पक्का क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ा है तो उसकी 4 रेस्पिरेशन पर मिनट बढ़ जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे 10 पल्स पर मिनट बढ़ जाएंगी, 10 पल्स बढ़ जाएंगी 1 डिग्री सेल्सियस में। ओके, ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों से तो क्वेश्चन आते ही हैं कि अगर किसी कोई है पेशेंट है, फीवर है, उसको इतना तो 1 डिग्री सेल्सियस, अब ये आपको देखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर इतना दे रखा है, उसका इतना टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। मस्कुलोस्केलेटल में why it is not writing, okay I am speaking। मस्कुलोस्केलेटल में क्या चेंजेस होंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे क्या होंगे, मस्कुलोस्केलेटल में पेशेंट को मलेज होगा, फटीग होगा, ये तो हम सबको पता ही है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या क्या होंगे, मलेज होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगा, ये सब कुछ तो हमें देखने को मिलता ही है। मलेज, फटीग, वीकनेस, ये सब देखने को मिलता ही है। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कन्फ्यूजन होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, ठीक है, ये सब हमें, और वो अटेंशन, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाएगा। आप ये खुद अपने से रिलेट करके देखिए कि जब आप लोगों को फीवर होता है तो क्या क्या चेंजेस हमारे सिस्टम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल TPR रेशो क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल TPR रेशो, TPR रेशो, TPR मतलब टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, वो होता है 1:10:4, ठीक है, 1:10:4। अब ये कैसे किया है, जिन्होंने क्लास ढंग से ली होगी वो तो समझ गए होंगे अब तक कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 1:10:4 किस टाइप से है ये, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, 10 जो है हमारी पल्स होंगी, 10 जो है पल्स बढ़ेंगी और 4 रेस्पिरेशन बढ़ेगी। तो नॉर्मल TPR रेशो क्या है, नॉर्मल TPR रेशो है 1:10:4। सो ओके, तो आज की क्लास के लिए हमारा यही इतना ही टॉपिक था। बाकी अब हमारा लास्ट क्लास रह गई वाइटल साइंस की, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारा रह जाएगा पेन। सो अभी के लिए थैंक यू। देखिए थैंक यू भी पूरा नहीं लिखा जा रहा है इसमें, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं ये ऐप थोड़ी और अच्छे से लर्न कर सकूँ। सो अभी के लिए आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी, आई नो,
शायद मुझे ज़्यादा हुई है, आप लोगों को तो मैं फिर भी वर्बली एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. नाउ विल सून मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट वाइटल साइंस, दैट इज़ पेन. ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक आवर वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ डू वॉच INCC channel for more updates related to nursing and for more knowledgeable videos like this. So till then, thank you and take care. Bye.